नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जर्मन सांसद मिले सीएम धामी से। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी रहे साथ। युवा कौशल विकास और रोजगार के मुद्दे पर हुई चर्चा। नगर निगम और पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने पहली सूची की जारी। तैयारी में जुटे घोषित प्रत्याशी, बाकी नामों पर चल रहा मंथन। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर प्रशासन सजग। देहरादून डीएम ने सभी विभागों को दिया आदेश, 7 दिवस के भीतर सभी कार्यों को कर ले दुरुस्त। टनकपुर में आपसी विवाद में व्यक्ति की हत्या का मामला। पुलिस ने महज 48 घंटे में गिरफ्तार किए 3 आरोपी, एक की तलाश जारी। और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी से लुढ़का पारा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर हुई बर्फबारी। शीतलहर की चेतावनी के चलते देहरादून के स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में 4 जनवरी तक अवकाश। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का शनिवार को निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को सेना की तोपगाड़ी पर दिल्ली के निगम बोध घाट लाया गया। यहां तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गई। मनमोहन की पत्नी गुरशरण कौर, बड़ी बेटी उपिंदर सिंह, दूसरी बेटी दमन सिंह और तीसरी बेटी अमृत सिंह निगम घाट पर मौजूद थे। परिवार ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की। निगम बोध घाट पर राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई नेताओं ने मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी। मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर फ्रैंकफर्ट जर्मनी के संसद सदस्य राहुल कुमार कंबोज से मुलाकात की। इस दौरान हरिद्वार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री और फ्रैंकफर्ट के संसद सदस्य के बीच प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा कौशल विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उत्तराखंड बीजेपी ने जारी की निगम चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की पहली सूची। नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने मैदान में प्रत्याशी उतारे हैं। नगर पालिका और नगर पंचायत प्रत्याशियों के नामों पर भी मुहर लगाई। आपको बता दें, 39 नगर पालिका और 39 नगर पंचायत प्रत्याशियों की सूची जारी की। निगम क्षेत्र और मेयर पद के प्रत्याशियों की घोषणा अभी बाकी है। आज बचे हुए प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है। देहरादून से है, जहां भाजपा ने 2 कार्यकारी जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। भाजपा ने पौड़ी और रानीखेत में 2 कार्यकारी जिला अध्यक्ष नियुक्त किए। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि रानीखेत से दीप भगत और पौड़ी से कमल किशोर रावत अध्यक्ष बनाए गए हैं। उत्तरकाशी जिला अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने जनपद की नगर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर दी। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए एक नामांकन पत्र दाखिल किया गया। वार्ड मेंबर और अध्यक्षों के लिए अलग अलग आरओ नियुक्त कर दिए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि जिले के नगर निकाय चुनाव के अध्यक्ष और सभासदों के नामांकन शुरू हो गए हैं। जिला अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन संपन्न होने तक अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत करने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। नगर निकाय चुनाव के संपादन हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने का उल्लेख करते हुए
जिलाधिकारी ने कहा कि यदि अपरिहार्य परिस्थिति में किसी कार्मिक को अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो स्वीकृति आदेश में ही प्रतिस्थानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। क्योंकि जिले में आज से हमारी नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और हमारी 5 जो नगर पालिका नगर पंचायत हैं उनके लिए जो आरओ है और जो सदस्य उनके लिए अलग आरओ सब बना दिए गए हैं। पूरी उसमें नामांकन प्रक्रिया हमारे वहाँ उत्तरकाशी में हो रही है, चिन्यालीसौड़ में हो रही है, बड़कोट में हो रही है और उसके बाद पुरोला में हो रही है। तो सभी व्यवस्थाएं जो जरूरी व्यवस्था थी वो पूरी कर दी है और जितने हमारे अधिकारियों के साथ जो स्टाफ लगना था वो भी लगा दिया गया है और जो लॉजिस्टिक व्यवस्था जो करनी थी वो भी कर दी है। तो अब नामांकन प्रक्रिया से प्रारंभ हुई है और हमारा उसमें जो आयोग के निर्देशन में जो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि अच्छी शांति व्यवस्था के साथ हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव हो और उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर निकाय चुनाव को लेकर जारी की पहली सूची में डोईवाला नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए पूर्व ग्राम प्रधान और मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी के नाम की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। डोईवाला में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र सिंह नेगी का फूल मालाओं से स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का आभार जताया। मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हम सब के बीच का कार्यकर्ता भाई नरेंद्र सिंह नेगी जी को यहाँ से डोईवाला से नगर पालिका अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है। मैं अपने संगठन के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का महेंद्र भट्ट जी का, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आदरणीय अपने पुष्कर सिंह धामी जी का, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, अपने जिले के अध्यक्ष हमारे भाई शमशेर सिंह पुंडीर जी का, प्रभारी नलिन भट्ट जी का और चुनाव की दृष्टि से हमारे यहाँ पर जो प्रभारी का दायित्व जिनके पास है पूर्व अध्यक्ष भाई शमशेर सिंह पुंडीर जी का और सभी अपने संगठन के कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद और हृदय गहराई से अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हम सबके बीच के कार्यकर्ता को टिकट दिया है। नरेंद्र नेगी हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कार्यकर्ता है और संयोग से जब मैं युवा मोर्चा में राजनीति करता था मेरे साथ जिला में मंत्री था। बहुत पुरातन कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, प्रधान रहा कानरवाला का और निर्विवाद नेता है, स्वच्छ छवि का नेता है। और मुझे लगता है कि जो आज प्रदेश नेतृत्व ने नरेंद्र नेगी नाम पे जो आज मोहर लगाई है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान किया है। मैं अपने पार्टी हाईवे कमान का आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, माननीय सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, हमारे माननीय विधायक बृजभूषण गहलोला जी का, हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष रविंद्र राणा जी, प्रभारी जी हमारे नलिन भट्ट जी, शमशेर भाई पुंडीर जी का, डॉक्टर रमेश निशंक जी का, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे एक छोटे से कार्यकर्ता को आज इस डोईवाला नगर पालिका के चुनाव में प्रत्याशी बनाया। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूँ पार्टी नेतृत्व को भी और आप सबके सहयोग से हम इस सीट को भारी बहुमत से जीतेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जहां भाजपा ने नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं। कांग्रेस ने 3 नगर निगम के साथ साथ कई पालिका और पंचायत के प्रत्याशियों की सूची जारी की। वहीं अभी कुछ प्रत्याशियों के लिए दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के बीच मंथन चल रहा है। देखिए 3 नगर निगम है, नगर निकाय चुनाव के लिए जो लिस्ट हमने जारी की है उसमें 3 नगर निगम है, महत्वपूर्ण नगर निगम है और उसके बाद हमारी कुछ नगर पालिकाएँ हैं और कुछ हमारी नगर पंचायतें हैं, उसको हमने आज जारी किया है और बाकी की जो सूची है शाम तक फिर हमारी एक बैठक चल रही है, हमारे वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही है, उसके बाद हम शाम को एक लिस्ट और जारी करेंगे। देखिए मुझे लगता है जो पार्षदों की लिस्ट है संभवतः वो आज आ जाएगी। अगर कहीं कोई आपसी सामंजस्य बिठाने की बात होगी, कहीं पर बातचीत का करने की जरूरत पड़ रही होगी तो उतने वार्ड रोक दिए जाएंगे। बाकी ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 80% से अधिक वार्ड फाइनल हो गए होंगे और आज शाम तक सूची जारी हो जाएगी। टिहरी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के जिला अध्यक्ष विनोद लाल शाह ने निकाय चुनाव में टिकट का ऐलान होते ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से
त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने घनसाली नगर पंचायत से निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोकी। उनका कहना है कांग्रेस में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अवहेलना करते हुए बाहर से आए नेता को घनसाली में अध्यक्ष पद का टिकट दिया, जबकि बीते 5 सालों से वो तैयारी कर रहे थे। ऐसे में अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मैंने अपने जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, और इसके बाद मेरा निर्णय यह है कि मैं निर्दलीय चुनाव में मैदान में आऊँगा और जनता के बीच में जाऊँगा, जनता से उनका आशीर्वाद के लिए आकांक्षी रहूँगा। क्या इसके पीछे कारण इसके पीछे कुछ नहीं है, क्योंकि जो निर्णय कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष पद पे किया वो बहुत गलत है। क्योंकि हमारा ये कहना था कि मूल रूप से जो कांग्रेस की जन भावनाओं को जन तक पहुंचाता है उनको टिकट मिलना चाहिए था। ऐसा नहीं कि पैराशूट कैंडिडेट को आपने उठा के दिया। तो इसके लिए ये हमारा कारण है कि हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे और हमारी अवहेलना की गई। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस बार दोनों ही दल जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव में जहां जीत का दावा कर रही है और उत्साह में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जीत का दावा कर रही है और कांग्रेस पर निशाना साध रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, मुझे लगता है कि पहले उनको अपने अंदर मंथन करना होगा। रही बात इस समय निकाय चुनाव की, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए जो विकास कार्य हैं वो जनता तक पहुंचे हैं, घर घर तक पहुंचे हैं। और जनता भली भांति जानती है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है वो उन विकास कार्यों के ऊपर ही 23 तारीख जब 23 जनवरी को वोटिंग होगी तो उन पर अपना मोहर लगाने का काम करेंगे। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास ना ही तो विजन है, ना नीति है और ना नियत है। और रही बात उनकी कि वो आपस में पहले खुद भी समन्वय बना ले। अगर झूठ बोल करके, भ्रम की स्थिति पैदा करके और लोगों को गुमराह करके अगर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये बेईमानी सा होगा। हाईकोर्ट ने शक्तिगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष को एससी के लिए कभी भी आरक्षित नहीं किए जाने के मामले में 31 दिसंबर तक सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। शक्ति फार्म जिला उधम सिंह नगर निवासी आकाश पासवान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वो अनुसूचित जाति के लिए नगर पंचायत के लिए सरकार की ओर से 23 दिसंबर 2024 को जो नोटिफिकेशन जारी किया उसे निरस्त किया जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि 1998 में नगर पंचायत शक्तिगढ़ के चुनाव में अध्यक्ष का पद अनारक्षित श्रेणी में रखा गया था। 2008 में बैंकवर्ड के लिए रिजर्व रखा गया था। 2013 और 18 में अनारक्षित रखा गया। 2020 में अनारक्षित रखा गया। याचिका में कहा गया कि सरकार ने 14 दिसंबर को अध्यक्ष पद के लिए जो टेंटेटिव नोटिफिकेशन सूची जारी की उसमें इस सीट को ओबीसी के लिए रिजर्व कर दिया गया। 1 सप्ताह में आपत्ति दाखिल करने को कहा गया। चंपावत के टनकपुर में गुरुवार की देर शाम पीलीभीत चुंगी के पास हुए आपसी विवाद के बाद 4 आरोपियों ने एक व्यक्ति की चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 48 घंटे के भीतर 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है। वहीं एक अभियुक्त अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर है। पुलिस के पास 26 दिसंबर को एक सूचना आई थी कि पीलीभीत चुंगी पे किसी व्यक्ति को चाकू द्वारा हमला करके उसको जख्मी किया गया। उसके बाद जब पुलिस ने इसमें पूछताछ की तो ये पता चला कि उनको हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद डॉक्टर द्वारा ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मिश्रा है जो डिजीज है। उनके भाई देवेंद्र कुमार मिश्रा के तहरीर के आधार पे टनकपुर थाने में इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। इसमें 3 नामजद आरोपियों के बारे में बताया गया। एक का नाम है हरीश भट्ट,
जो बिचई का रहने वाला है धर्मेंद्र कुमार और आकाश पाटनी, ये टनकपुर के रहने वाले हैं। तो इनको हिरासत में लिया गया और पूछताछ में ये पता चला कि किसी इशू को लेकर हरीश भट्ट और जो डिजीज्ड है नरेंद्र मिश्रा, इनमें आपसी लड़ाई हो गई थी दोपहर के वक्त। उसके बाद ये जो 3 व्यक्ति है, हरीश भट्ट, धर्मेंद्र कुमार, आकाश पाटनी और दीपक राम, ये चौथा व्यक्ति है, इसका भी नाम अभी विवेचना में सामने आया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शराब की दुकानों पर लगातार ओवर रेटिंग की शिकायतों पर जिला आबकारी अधिकारी प्रभास शंकर मिश्रा ने दून स्थित सर्वे चौक अंग्रेजी शराब की दुकान पर पहुंचकर कार्रवाई की। पिछले कई दिनों से इस ठेके पर ओवर रेट पर शराब बेची जा रही थी, जिसकी शिकायत लगातार आबकारी विभाग से की जा रही थी, जिसका संज्ञान लेते हुए जिला आबकारी अधिकारी प्रभास शंकर मिश्रा मौके पर पहुंचे और शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई की। 255 का पौवा 260 रुपए में बेचा गया, जो गलत है। इसके साथ ही दुकान का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए भी चालान किया जाएगा। आपने शिकायत की, मैंने मौके पे आके चालान कर दिया है। 255 रुपए का पौवा है, वो 260 रुपए चार्ज किया गया। बाकी ब्रांडों में वो मतलब जो निर्धारित दर है उससे भी कम बेचा जा रहा है, लेकिन शिकायत सही पाई गई है। मौके पे हमने चालान दर्ज कर दिया। कितने का चालान किया है सर? नहीं, वो जो नियमानुकूल चालान होगा देखा जाएगा कि इन्होंने कितनी बार। सुन लीजिए पूरी बात सुनिए। ये होता है कि नियम व्यवस्था ये है कि प्रथम बार किया कि दूसरी बार किया, तृतीय बार किया है। ये देखा जाए कि पहली बार किया है तो 50,000 पड़ेगा। उस हिसाब से नियम व्यवस्था, ज्यादा बार करेंगे तो बढ़ जाएगा अमाउंट। खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी दी। देहरादून के सभी विद्यालयों में 4 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में भी 4 जनवरी 2025 तक अवकाश घोषित है। 29 दिसंबर 2024 के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। बता दें कि यहां 24 घंटे से ज्यादा समय से प्रकृति अपना कमाल दिखा रही है। 24 घंटे से ज्यादा समय से लगातार यहां आसमान से सफेद फूलों जैसी बारिश हो रही है, जिसके चलते यहां लगभग 1 फीट से ज्यादा सफेद चादर बिछ गई है। आलम यह है कि बद्रीनाथ धाम में सीजन की तीसरी बर्फबारी देखने को मिल गई है, जिसके चलते भगवान बद्री विशाल जी का धाम और भी ज्यादा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। हालांकि बद्रीनाथ धाम सहित नीति माणा घाटी पूरी तरह से बर्फ की चपेट में आ चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम सीधे बद्रीपुरी बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से प्रकृति स्वयं भगवान बद्री विशाल जी के श्रृंगार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी होने से यहाँ ठंड बढ़ चुकी है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जिले के ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर एक सप्ताह पहले हुई बर्फबारी से कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। शुक्रवार को धाम को शीतलहर चलने से लोग परेशान हैं। ऊंचाई क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले इलाकों में झमाझम बारिश से लोग ठंडी हवाएं चलने से खांसी जुकाम से भी परेशान हैं। बीते सोमवार को गंगोत्री, मुखवा, धराली, हर्षिल, दयारा, यमुनोत्री, खरसाली, हरिकिदनू जैसी जगहों पर जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद गंगा यमुना घाटी और आसपास के क्षेत्रों में सर्दी बढ़ गई। दिन में जब तक धूप रहती है तब तक ठीक रहता है, लेकिन सुबह और शाम कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से बारिश नहीं हो रही थी और लोग परेशान हो रखे थे। काश्तकार भी बहुत परेशान हो रखे थे और 1-2 दिन से लगातार यहाँ बारिश हो रही है और उत्तरी क्षेत्र में बर्फबारी भी खूब हो रही है। जैसे राड़ी टॉप हुआ, धराली हुआ, हर्षिल की तरफ खूब बर्फबारी हो रही है और ये किसानों के लिए बहुत अच्छी बारिश है। और इसमें जैसे सेब के काश्तकार हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ है। जानते हैं कि उत्तरकाशी में सबसे ज़्यादा जो है सेब का उत्पादन होता है, तो जो भी शीतकाल में हम पौधरोपण करते हैं उसके लिए अगर नर्सरियों में नमी नहीं है तो पौधों को उखाड़ना मुश्किल हो जाता है, बल्कि हम उखाड़ते ही नहीं जब तक उसके अंदर नमी ना हो।
और बाद में इन पौधों को उखाड़ के इनको ट्रेंच किया जाता है। उसमें पर्याप्त नमी की ज़रूरत पड़ती है। बाद में ये पौधे अन्य जनपदों में या अपने जनपद में स्थानांतरित किए जाते हैं। तो नमी के अभाव में उन पौधों का ना तो उखाड़ना हो सकता है और ना उनको रोपना हो सकता है। इसके लिए बहुत कारगर है। इसी प्रकार जो हमारे पुराने सेब के बगीचे हैं जहाँ पर उनको अवशीतन घंटे की ज़रूरत पड़ती है, तो जो हाई अल्टीट्यूड के हमारे बगीचे होते हैं उनको चिलिंग आवर ज़्यादा चाहिए। इसकी वजह से उनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।